दमके न सूरज चांद तो हर तरफ अंधेरा होता है। करे जो शहादत अपनी देश पर, उसी के सिर तो कामयाबी का सेहरा होता है। कामयाबी का सेहरा होता है। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं जो आपकी हिंदी की बुक सरोवर है उसी का एक पाठ है नीम की ईंट, जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम उसका अभ्यास करने जा रहे हैं, तो आप अक्षरंश मेरे साथ बने रहिए। उसका अभ्यास हम सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में जैसे लेखक ने इमारत की नींव पर ध्यान देने की बात क्यों की है, तो इसका आंसर है, देखिए पहले ये मौखिक प्रश्न है, उसके बाद लिखित प्रश्न है। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। क्योंकि सुंदर लगने वाली इमारत नींव के ऊपर ही टिकी हुई होती है, वही भवन का आधार होती है, इसलिए लेखक ने नींव की तरफ ध्यान देने की बात कही है। अगला प्रश्न है, हम सत्य से क्यों भागते हैं? दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, हम आवरण के नीचे का ठोस सत्य नहीं देखते, इसलिए हम सत्य से दूर भागते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी मजबूती पर इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है? तो नींव की मजबूती पर भवन की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, नींव की ईंट से लेखक का क्या अभिप्राय है? नींव की ईंट त्याग और बलिदान का प्रतीक है। नींव की ईंट के माध्यम से लेखक ने समाज और देश के हित में अपने आप को चुपचाप खपा देने वाले देशभक्तों की त्याग भावना को व्यक्त करवाया है। नींव की ईंट वह एक होती है जो संसार को एक सुंदर रचना प्रदान करने के लिए जमीन में दब जाना स्वीकार कर लेती है। अगला प्रश्न है, उदय के लिए आतुर हमारा समाज क्या चिल्ला रहा है? तो उदय के लिए आतुर आज हमारा समाज चिल्ला रहा है कि हमारी नींव की ईंट किधर है। इस कथन के आलोक में आज समाज के युवाओं से अपेक्षा है। आगे है जो लिखित प्रश्न, हमारे देश को आज़ादी किन की वजह से मिली? तो नींव की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज के अनाम शहीद जो बिना लोभ और लालच के समाज के निर्माण हेतु अपना बलिदान करके चले गए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सैनिक नींव की ईंट की तरह थे। हमारा देश उनके बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ। आज नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अगला प्रश्न है, नींव की ईंट ने अपने लिए अंधकूप क्यों कबूल किया? अंधकूप होता है बेटा अंधा कुआं। तो नींव की ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा
जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले आइए नींव की ईंट के गीत गाएं। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, इसलिए उस ईंट ने अपना अस्तित्व विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। अगला प्रश्न है, सुंदर समाज की आधारशिला क्या है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसीलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना होता है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल, ये चेहरा नहीं भाई, सेहरा, सेहरा आएगा, ये सेहरा पहनना है। यही समाज की आधारशिला होती है। अगला प्रश्न है, आज नए समाज के निर्माण के लिए हमें कैसे नौजवानों की जरूरत है? तो इसका उत्तर है, आज हर प्रौढ़ और वृद्ध जवानों को उनके कर्तव्यों का स्मरण करा रहा है। युवाओं से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जा रही हैं। यदि देश के युवक अपनी जिम्मेदारियों को उठाने को आगे आएं, तो फिर देश के प्रौढ़ और वयोवृद्धों का दायित्व क्या होना चाहिए? निश्चय ही यह विचारणीय प्रश्न है। बड़े लोगों का कर्तव्य है कि वे युवाओं का सही मार्गदर्शन करें, उनकी शक्ति और प्रतिभा का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग न करें, उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए प्रशिक्षित करें, उन्हें अधिक से अधिक मौके दें। अगला प्रश्न है, उसी पहली ईंट की मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। प्रस्तुत ललित निबंध में बेन्नीपुरी जी ने देश के युवाओं को प्रशंसा, नाम और लाभ की चिंता किए बिना देश रूपी विशाल भवन की नींव की ईंटों के समान अपने आप को खपा देने की प्रेरणा दी है। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश के नव युवकों पर देश के नव निर्माण की जिम्मेदारी आ गई है। आज देश को हर क्षेत्र में प्रगति और नव निर्माण की आवश्यकता है। लाखों गांव, हजारों शहरों तथा उद्योगों का उत्थान कोई शासन अकेले नहीं कर सकता। आज कंगूरा बनने के लिए मारामारी मची है, नींव की ईंट बनना कोई नहीं चाहता। अतः देश के उत्साही, नई चेतना से भरपूर, प्रशंसा और दलबंदी से दूर युवक ही इस महान कार्य को पूरा कर सकते हैं। आज हमें ऐसे ही युवकों की अर्थात नींव की ईंटों की आवश्यकता है। तो ये थे आपके मौखिक और लिखित प्रश्न। अब हम करेंगे पुस्तक पर आधारित, जो पुस्तक में भरने का कार्य है या जिसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करना चाहते हैं, पुस्तक का अभ्यास। आपको सही के उत्तर पर टिक लगाना है, सही का। किसको हिलाने से कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा? तो नींव की ईंट।
पहला ही जो ऑप्शन है ये सही होगा। दुनिया क्या देखती है, चमक दमक, इसका भी पहला ही होगा। ठोस सत्य सदा क्या होता है, शिवम कल्याणकारी। सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है, तो ये बलिदान, इसका भी पहला ही होगा। किस ऋषि की हड्डियों से वृत्रासुर का नाश हुआ, तो इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है, दधीचि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठोस सत्य सदा शिवम ही होता है, तो इसमें शिवम भरेंगे। कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। इमारत की पायदारी उसकी नींव पर टिकी होती है। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। तो ये आपके प्रश्नोत्तर थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। अभी भाषा कौशल पे पहुंचते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो लोचन नयन नेत्र, सुगढ़ सुंदर सलोना, इमारत भवन मकान, नींव आधार अवलंब, रोशनी प्रकाश उजाला, सुंदर मनोहर सुहावना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर अल्प विराम लगाएं। यानी कोमा का प्रयोग आपको उचित स्थान पर करना है। सुंदर सृष्टि, यहाँ आप संबोधन चिन्ह लगाएंगे। हमेशा बलिदान खोजती है, यहाँ फिर आप देखिए मैंने चिन्ह लगा रखे हैं, साथ साथ लगा लीजिएगा। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, हम जिसे देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है, यह एक मूढ़ धारणा है। तो यहाँ देख नहीं सकते अल्प विराम आएगा, नहीं है उसके बाद फिर अल्प विराम आएगा। ठोस सत्य सदा स्वयं होता ही है, अल्प विराम आएगा, किंतु वह हमेशा सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं। तो ही हो कोमा आएगा और भी हो, यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। उस ईंट को हिला दीजिए, अल्प विराम लगाइए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ जाएगा। तो ये जो है आपके प्रश्न हो गए। अल्प विराम का आपका प्रश्न हो गया। अभी हम करेंगे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में जहां नुक्ते का प्रयोग आवश्यक है वहां नुक्ता प्रयोग कीजिए। नुक्ता और अथवा या। नींव की ईंट हिलने से कंगूरा जमीन पर आ जाएगा। उनमें से कितने लोग जिंदा जला दिए गए। सिर्फ यहाँ नुक्ते के लिए आप एक जो छोटा बिंदु होता है कै खे जै फै, जो उर्दू के शब्द होते हैं उनमें आप नुक्ते का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नींव की ईंट हिलने से कंगूरा, यहाँ जमीन, जय के नीचे आप बिंदु लगा दीजिए, नुक्ता लगा दीजिए। इसी तरह से अगले में जय के नीचे नुक्ता लगा दीजिए। अगले में सिर्फ फै के नीचे नुक्ता लगा दीजिए। वह ईंट सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, तो यहाँ बै के नीचे नुक्ता लगा दीजिए। आज हमारा देश आज़ाद, जय के नीचे नुक्ता लगा दीजिए। अफसोस, फै के नीचे नुक्ता लगा दीजिए। कंगूरा बनने के लिए होड़ा होड़ी मची हुई है। यानी छोटा बिंदु इन अक्षरों के नीचे आप लगाएंगे, नुक्ता कहलाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसमें समानार्थी और पर्यायवाची शब्द जो है इनकी परिभाषाएं दी गई हैं।
ये आप अपनी पुस्तक से देख लें। ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अनल, अनिल, ज्वाला, आग, वायु, पवन, समीर, हवा। अल्प विराम चिन्ह किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद वाले शब्दों के अलावा में अलगाव दिखाने के लिए तथा वाक्य के विभिन्न उपवाक्यों में अलगाव दिखाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जो चमकीली, सुंदर, सुघड़ सी इमारत है, तो यहाँ दो जगह अल्प विराम का प्रयोग देखिए किया गया है। नुक्ते के बारे में अभी जो क्वेश्चन आपका आया था, हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी के अनेक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए कुछ व्यंजनों में नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये क, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम नुक्ता कहते हैं। इनके उच्चारण क्रमशः क, ख, ग, ज और फ से भिन्न होते हैं। यद्यपि क, ख, ग ध्वनि का प्रयोग लगभग समाप्त हो चुका है, किंतु अर्थ भेद के लिए ज, फ का प्रयोग अभी भी होता है। जैसे फर्ज, वजन, फरमान, कर्ज, इन थोड़ा सा दबाव बोलने में आता है। तो ये आपका नुक्ता हुआ। तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।